पवन गुरु पानी पिता माता तरत मात। नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह सोता पंजाब NFT चैनल के द्वारा आज बुंदेलखंड में कल के आए हुए हैं। तो बुंदेलखंड का कुछ एरिया, कुछ गांव जो हमने देखा तो वहाँ तालाब बहुत बने हुए हैं। तालाबों की क्यों ज़रूरत पड़ी है खेतों में, तो वो और खेती कैसे करते हैं लोग, खेती में क्या क्या संसाधन प्रयोग होते हैं उसके बारे में, खेती प्राकृतिक खेती, कुदरती खेती ये कैसे लोग कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, जब पहले की है उसके बारे में जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत जिंदगी इस खेती को सुलझाने के लिए, खेती को करने के लिए, कैसे बढ़िया खेती हो, पानी कैसे संभाला जाए, पानी कितना डूंघाई में है, तो और बारिश का पानी कैसे, बरसात का पानी कैसे बचाना है, उसको छोटे छोटे तालाब बना के उस सारी जो भी प्रोजेक्ट पूरी मतलब भी एक्टिविटी हैगी है उसको जो किया है वो हमारे साथ पुष्पिंदर सिंह जी, जो कि बहुत ही बहादुर हैं, हम बहादुर कहेंगे, योद्धे कहेंगे, जो ये इतना बड़ा समाज के लिए, कुदरत के लिए काम कर रहे हैं। तो हम पूरी जानकारी पुष्पिंदर सिंह से लेंगे। पुष्पिंदर सिंह जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। अपने साथियों को बताइए कि पहले तो आपका पूरा नाम और पूरा एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम पुष्पेंद्र भाई है और मैं बांदा जनपद के ग्राम पांडुई में रहता हूँ। बुंदेलखंड का एरिया है और बुंदेलखंड का एरिया है तो भौगोलिक रूप से यहाँ बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, बहुत सारी खेती के लिए दुश्वारें भी हैं। तो दुश्वारियों में ये कहेंगे कि यहाँ अक्सर जो है सूखा रहता है, कभी पानी कम बरसता है, कभी ज़्यादा बरसता है, 48, 49, 50 डिग्री तक तापमान जाता है, ठंड भी बहुत जाती है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि अपनी तरह की परिस्थितियाँ हैं। तो मैं खेती के बारे में कहना चाहता हूँ कि जब खेती समझ में आती है या खेती को शुरू करने जाते हैं तो कुछ मौलिक ज़रूरतें होती हैं, जैसे उसके लिए बीज ज़रूरत होती है, उसके लिए खाद ज़रूरत होती है, उसके लिए पानी ज़रूरत होती है, उसके लिए ऊर्जा ज़रूरत होती है। ये 4 मूल आवश्यकताएं। और 5वां है उसके लिए विवेक। हमें खेती के मौसम के बारे में कब बोना है, कौन सा बीज बोना है, किस मिट्टी में बोना है, ये सारी जानकारियां हमारे पास होनी चाहिए, तब हम खेती अच्छे से बेहतर से कर पाते हैं। अब देखिए ये चीज़ें हैं, यदि आप अब बीज है, खाद है, ऊर्जा है, पानी है, ये 4 चीज़ें यदि आपकी बाहर से आएंगी, बाजार से आएंगी, तो फिर आप खेती में कितना भी पैदा करते रहिए, बाजार को ही देते रहेंगे। ये मौलिक सिद्धांत है। तो ये 4 चीज़ें अपनी कैसे हों, अपनी थी भी। तो देखते हैं कि बीज तो अपना खो चुके हैं कुछ लोग, लेकिन हमारे क्षेत्र में अभी बहुत बीज हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बीज अपने हो जाएं, उनको बार बार बनाते रहें। ये बीज संस्कृति का ही काम है कि बीज बनाए जा सकते हैं, बनते रह सकते हैं, यदि उनके छेड़े ना, तो उनकी जीन्स में न छेड़े, ऐसा कुछ ना करें तो जीव भी अपने बनते रहेंगे, चलते रहेंगे। और ये प्राकृतिक खेती जब बात करते हैं तो खेती प्रकृति में ही होती है। अच्छा पुष्पिंदर जी, जैसे जहाँ जो भी खेती करते हैं तो पानी की बड़ी दिक्कत है, क्योंकि नहरें भी नहीं है। तो दूसरा, अगर बोर करना, धरती के नीचे वाला पानी ऊपर लेके आना कितनी दिक्कत है, कितना पैसा लगता है बोर करने में, कि कितनी मुश्किल है उसके लिए, किसान के लिए। मैं पानी के बारे में आपको बता दूं कि पानी की 2-3 तरह की जो व्यवस्थाएं इस समय चल रही हैं। एक तो नीचे का पानी निकालते हैं, बोरवेल से निकालते हैं। दूसरा ये है कि नहरें हैं जो बांध बना के, नदियों को बांध बना के नहरों से लाया जाता है। एक ये साधन चल रहा है। और एक साधन है, पुराना साधन है, तालाब, नाला, नदी, सीधे पानी लेने वाला ये साधन है। और तो ये जब देखते हैं कि इसमें क्या जाता है, अगर आप नीचे से पानी निकालते हैं तो आपकी ऊर्जा जाती है, या तो तेल से आप डीजल इंजन रखते हैं या तो लाइट रखते हैं, कुछ भी। तीसरा आप सौर ऊर्जा भी आ गया है।
तो नीचे का पानी वो तत्वहीन होता है, उसमें सोता हुआ पानी होता है, वो जीवंत पानी नहीं होता है, वो ऑक्सीजन से संपर्क में नहीं है, मिनरल्स वगैरह नहीं है उसमें। तो जो वर्षा का पानी होता है, जो नदी का पानी होता है, नाले का पानी होता है, तालाब का पानी होता है, वो बहुत सारे तत्वों से, मिनरल से, ऑक्सीजन से मिला हुआ होता है, उसमें तत्वों की अधिकता होती है, इसलिए खेती के लिए वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। वो पानी कैसे इकट्ठा करते हैं उसके लिए आपने मतलब ये नज़दीक गांव में कितना काम किया है? तालाब बनाए हैं, वो कैसे बनवाए हैं, जहाँ सरकार ने क्या साथ दिया है? हमारे जिले में, हमारे गांव में पानी की कठिनाई है, नहर के एरिया के हैं, तो नहरों में जो पानी आता है वो हमारे जरूरत पे नहीं आता है, वो अपने टाइम पे आता है, एक निश्चित टाइम। और वो 25-50 गांव से होकर के आता है, तो 25-50 गांव में अलग अलग मिट्टी के खेत हैं, तो उस मिट्टी के अनुरूप पानी आता है, इसलिए हर मिट्टी वाले को एक जैसा पानी नहीं मिलता है। तो उस पानी से हमारा क्या हुआ, मैं जो अपनी प्रैक्टिकल अनुभव में रहूं, जो नहर किनारे खेत है हमारे, वो खेत धान गेहूं गन्ना में खत्म हो गए, रासायनिक खाद और मशीनों में आ गए, क्योंकि वो पानी अपना नहीं था हमारे, जब हम चाहें तब नहीं था और जैसा हम चाहें वैसा नहीं था। ट्यूबवेल भी हमारे पास था, तो ट्यूबवेल में ये था कि बिजली कनेक्शन चाहिए, ऊर्जा चाहिए, डीजल इंजन, अगर पानी का लेवल ऊपर है तब तो डीजल इंजन से निकल जाएगा। हमने डीजल इंजन से पानी निकाला है, वही पानी अब बिजली से निकल पा रहा है, वो 150 फीट नीचे चला गया। जितना गहरा पानी जाता है उतनी अधिक ऊर्जा लगती है, उतना ज्यादा खर्चे लगते हैं। और पानी यदि ट्यूबवेल से निकालते हैं तो हम जिस गेहूं की 5 सिंचाई करते हैं, यदि वही तालाब से पानी लगाते हैं तो 2 या 3 पानी दे करके हम अपनी फसल को ले सकते हैं, इतना अंतर होता है उस पानी में। आपने इस एरिया में कितने तालाब बनाए हैं? देखिए, तालाब करीब इस समय 55 से 60 हजार के बीच में तालाब होंगे, और ये 7 प्रकार से तालाब बनाए गए। पहला प्रकार तो ये था कि जब तालाबों की बात नहीं थी तो हम पुराने तालाबों को डिसिल्ट करना, उसकी जो गंदगी थी या मिट्टी थी उसको निकालना, और पानी आने के जो रास्ते बंद हो गए थे, सड़कें बनने से, स्कूल कॉलेज बनने से, कॉलोनी बनने से, उनको कैसे खोला जाए, या किसी ने कॉलोनी डेवलप कर दी है, ये काम पहले किया। इसका नाम था पानी पुनरुत्थान पहल, यानी जो हमारे तालाब है वो पानी उसमें आ जाए, इसकी पहल करना। ये 5-6 साल चला। इसके साथ ही हमने एक नया तालाब बनाने का जो हमारे दिमाग में आया, वो था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल। यानी जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, जैसे सड़क बना रही है, नहर बना रही है, या रेलवे लाइन बना रही है, तो उसमें मिट्टी की जरूरत है, तो वो मिट्टी जहाँ से निकाली जाए वहाँ तालाब बन जाए। पहले क्या होता था, किसान ऊंचाई की मिट्टी देते थे कि मिट्टी खोद ले जाए, खेत बन जाए। हमने उनसे कहा नहीं, हमारे यहाँ पानी का संकट है, तो ऐसी जगह से मिट्टी दीजिए जहाँ पूरे खेत का पानी आकर के उसमें भर जाए। खेत कम होगा, पानी पर्याप्त होगा, तो सिंचाई होगी तो अच्छा उत्पादन होगा कम खेत में। तो एक तालाब ऐसे बनाया। दूसरा तालाब हमने नरेगा वाले जो तालाब अच्छे नहीं बन रहे थे उनको भी प्रेरित किया कि तालाब का डिजाइन ये है, ऐसे तालाब बनाइए, तालाब का प्रॉफिट ये है, तब वो तालाब अच्छे बने। इसके बाद में जो हमारा चौथा तालाब का आइडिया आया कि जो मशीनें पहाड़ खोदने में चल रही थी, बालू खोदने में चल रही थी, उन लोगों को प्रेरित किया कि आप लोग पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं, यदि ये मशीनें किसानों को 8 दिन के लिए दे दो तो किसान अपना डीजल डला के तालाब बना ले। तो एक तालाब ऐसे बनाया, डीजल डलाओ तालाब बनाओ, क्योंकि किसानों को समझ आ चुकी थी कि तालाब बनाना फायदे की चीज है। तो चौथा आइडिया ये आया। फिर 5वां आइडिया आया कि एक सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनमें से तालाब कैसे बन सकते हैं। तो भूमि संरक्षण विभाग की कुछ योजनाएं थी, उनको हमने बदलाया कि इसमें तालाब बन जाए। और फिर इसके बाद में एक अपना तालाब अभियान शुरू हुआ, जिसमें किसानों को ये कहा गया कि अपना तालाब बनाओ, जिनके पास पैसा है वो बना ले, जिसको मिट्टी चाहिए शहर के प्लाटिंग के लिए। अभी आप देख रहे थे ट्रैक्टर से में मशीन मिट्टी निकल रही थी, तो प्लाट बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो फिलिंग के लिए मिट्टी चाहिए, तो उससे भी तालाब बन जाए। ऐसी जगह से मिट्टी दे जिसमें तालाब बन जाए, तो ऐसे भी तालाब बने।
फिर सरकार को बताया कि तालाब बनाना मुमकिन चीज है। तो सरकार ने क्या किया, फिर सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी बात मान के एक योजना बना ली, उसका नाम है खेत तालाब योजना। तो खेत तालाब योजना से तो 25,000 तालाब हम इससे बना चुके। किसानों ने बड़ी मेहनत की है, और जो रेलवे लाइन बने हमारे यहाँ, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना, इससे करीब 30,000 के आसपास तालाब बन गए। अच्छा, तालाब एक खेत में जैसे 10 एकड़ का खेत है, उसमें कितने तालाब की जरूरत है? मिट्टी के अनुसार है। यदि उसमें ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है, और डिप्थ है उसकी अच्छी मिट्टी है, तो उसकी गहराई बढ़ा दे और चौड़ाई लंबाई कम कर दे, यानी उसको खेत के आधा एकड़ में कर ले। और यदि वो मिट्टी सैंडी सॉइल है और सारी चीजें हैं, तो और पानी को थोड़ा ज्यादा देना है उसमें, तो 1 एकड़ में कर ले। तो अलग अलग, मतलब 10वें हिस्से में और 20वें हिस्से में, तो 2 साइज है। तो गहराई बढ़ा दे तो 20वें हिस्से में कर ले, और लंबाई चौड़ाई करा दे तो उसको उसमें कर दे। तो वो 1 एकड़ का तालाब 9 एकड़ को पानी 3 बार पानी देने में सफल है। और अगर कोई ड्रिप इरिगेशन या और चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो 5 बार पानी दे दे। जी। अच्छा, आपके देखा है भी हमारे पंजाब में तो जो मतलब भी पेड़ पौधे हैं बहुत कम है। आपके तो इधर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, फलदार पौधे खेतों में बड़े लगे हुए हैं। आम है, जैसे आंवला है, अमरूद है, वो भी हमने देखा बहुत लगा हुआ है। आपके ग्रीनरी बहुत है। क्या है कि ये किसानों की ग्रीनरी इससे अधिक थी, अभी तो कम हो गई है। चकबंदी नाम की एक व्यवस्था है, जिसमें जमीन टुकड़े में होती है तो एक जगह हो जाती है, तो उससे बहुत सारे पेड़ हमारे कट गए। हमारे यहाँ महुआ के दरख्त आपको मिलेंगे, आम के दरख्त मिलेंगे। अब ये नए किसान लगा रहे हैं। तो क्या है, सिद्धांत है कि हमको 1/3 भूभाग में अपना पेड़ पौधे लगाना, इसलिए कि ये हमारी जिम्मेदारी है। हम इस विश्व में रहते हैं, विश्व का हिस्सा है, प्रकृति में रहते हैं, तो 1/3 खेत में हमें वन बाग लगाना है। उससे 5 से 10 गुना आमदनी भी बढ़ जाती है, और जो नेचर का हमारे प्रति योगदान है वो भी पूरा हो जाता है। दोस्तों, ये भूपेंद्र क्या नाम है? पुष्पेंद्र भाई। पुष्पेंद्र भाई जी ने कितना बताया, कितनी जानकारी दी। देखो कैसे खेती की जाती है, जहाँ पानी ना हो, पानी का प्रबंध कैसे किया जाता है। तो बुंदेलखंड का ये एरिया है, तो बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा है। घर भी बढ़िया है, खाना भी बढ़िया है, खेत भी बढ़िया है। जैसे बुंदेलखंड में पुष्पेंद्र भाई जी काम कर रहे हैं, तो सभी किसानों को साथ लेके अच्छी खेती करवाने का एक मॉडल तैयार कर रहे हैं, या कर भी चुके हैं और भी तैयार कर रहे हैं। किसान भी इनके साथ जुड़ रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पुष्पेंद्र भाई जी, और आप किसानों को और क्या संदेशा देना चाहोगे, क्योंकि आपके पास तो ज्ञान बहुत है, बस ज्ञान तो और अगली वीडियो में जरूर और ज्ञान की बातें करेंगे। आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मेरा किसानों से ये कहना है कि दुनिया में किसी भी हिस्से में किसान हो, किसान ही एक ऐसा है कि जो दुनिया की बड़ी समस्याएं हैं, जैसे पर्यावरणीय समस्याएं हैं, तो किसान को यदि पर्यावरणीय समस्याएं दिखती है और प्रभावित करती हैं, तो हर किसान को अपने 1/3 हिस्से में, चाहे मेड़ों में और चाहे एक जगह, पेड़ लगाने चाहिए। फलदार पेड़ भी लगाए, ऐसे पेड़ लगाए जो आगे हमारे फर्नीचर के काम आए, या हमारे खेत में और काम आए, और हमारी जो आवश्यकताएं हैं पैसे की वो भी पूरी करें। तो 1/3 में अगर पेड़ पौधे लगाते हैं तो 5 से 10 गुना आमदनी बढ़ जाती है और लागत बिल्कुल शून्य हो जाती है। एक तो ये कहना है। दूसरा कहना ये है कि अपने खेत के अनुपात में पशु पक्षी पालना चाहिए, जिससे हमारी जो खाद की आवश्यकताएं हैं, जो जमीन की उर्वरता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहनी है, उत्पादकता, तो उसके लिए काम करना चाहिए। तीसरी बात हमें ये कहना है कि जो पशुपालन है उसके लिए भी हमें एक हिस्सा छोड़ना चाहिए खेत में, उनका भी हिस्सा है, ताकि वो भी रह सकें। जंगल के पशु हैं, उनके लिए भी बंदर आ जाते हैं, भालू आ जाते हैं, उनके लिए भी काम करना है, जीव जंतु आ जाते हैं। और अपने हर खेत के 10वें 5वें हिस्से में अपने क्षेत्र की मिट्टी के अनुसार तालाब बनाना चाहिए, या पानी का वर्षा जल रोकने के लिए कोई साधन करना चाहिए। ये काम करते हुए अपने
कि परिवार को केंद्र में रख के उत्पादन करना चाहिए। जो परिवार की जरूरत हो उसके लिए खेती करना चाहिए, और जो परिवार से जरूरत से बचे उसको प्रोसेसिंग करके और अन्य भाइयों को भी देना चाहिए। इससे समृद्धि भी आएगी और किसान सुखी भी रहेगा। पुष्पेंद्र भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने बहुत जानकारी दी साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जहाँ जहाँ हमें जानकारी मिलेगी हम इकट्ठी करके अब तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।